सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी जो 3 पार्ट बनेंगे, जिसमें से पहला पार्ट ये वो हम डील करेंगे करंट अफेयर्स के साथ, जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ 2020। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंस क्या है करंट अफेयर्स की। अगर हम 2018 में देखें तो 28 क्वेश्चंस जो थे वो करंट अफेयर्स से आए थे। 2019 में 22 आए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में, और 2017 में 34 क्वेश्चंस थे। सो हाईली वेटेज है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। सो अब हम जब ये कवर करेंगे तो मैं ये चीज़ ज़रूर मैं ध्यान में रखूँगा कि मैं साथ में आपका आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है जो करंट में आता है वो, और उसका साथ जो उसका बेसिक रिलेटेड है वो भी डिस्कस करूँ। सेम इंडियन पॉलिटी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए हम फॉलो करेंगे। और कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स भी होते हैं जो आपको सीधे याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, वो हम मिसलेनियसली टॉपिक्स उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आप अगर जनवरी में देखेंगे आप, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है हमारे पास वो है एक धनु यात्रा, जो कि एक फेस्टिवल होता है। सो ये फेस्टिवल कहाँ पर होता है? ये भाड़गर जगह है एक उड़ीसा में, वहाँ पर होता है। इस फेस्टिवल में होता क्या है? ये एक ओपन एयर थ्रेटिकल परफॉर्मेंस होती है। ओपन एयर थ्रेटिकल परफॉर्मेंस, यहाँ यानी यहाँ पे इस पर कोई थीम होती है जिस थीम के रिलेटेड प्ले किए जाते हैं। और ये आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ये ओपन एयर है। और ये अब कहाँ से कहाँ होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और इसका कल्चर के साथ क्या लिंक है वो भी हम इसी के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि जो ये धनु यात्रा है इसको गिनीज बुक में मेंशन है किसके लिए? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएट्रिकल फेस्टिवल है। और इसका अब हिस्ट्री के साथ क्या लिंक है? जो हमारे यहाँ पे जो हिस्ट्री होती है, अब हिस्टोरिकल इसका सिंबल ये है कि जो 1947 और 1948 में जो ये दोनों टाइम पे धनु यात्रा की जो थीम्स थी वो कहीं ना कहीं विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द बैड थी। सो ये इसका थीम भी है, मेन थीम इसका यही है कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर बैड। लेकिन जो 1947-48 में था वो कहीं ना कहीं डिस्प्ले कर रहा था कि बैड वहाँ पर बताया गया था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो बैड थे, और जो इंडियंस थे दे वॉन ओवर द बैड। 2014 में एक इसका ये भी करंट पॉइंट आपके पास आ सकता है। ये एक चीज़ आप याद रखें कि 2014 में इसे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसे नेशनल फेस्टिवल का जो है स्टेटस दिया। तो कहाँ पे होता है? बाड़गढ़ उड़ीसा में होता है। और कब से कब होता है और बाकी की जो डिटेल्स है वो हम पूछते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आप ये देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल ड्रामा है, तो इंडिया में काफ़ी जगहों पे हर स्टेट में कहीं ना कहीं अपना एक ट्रेडिशनल ड्रामा होता है। अगर हम बात करें सबसे पहला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है, वो है यात्रा या जात्रा। ये ईस्टर्न इंडिया में होता है। और ये रिलेटेड किसके साथ है? ये रिलेटेड है जो श्री चैतन्य जो है भक्ति मूवमेंट वाले, उनके राइज के साथ, उनकी थीम पे बेस्ड करके ये यात्रा या जात्रा जो होता है ड्रामा होता है। उसके बाद आता है रामलीला। रामलीला आप बहुत ज़्यादा नोन होंगे काफ़ी लोग, जो इवन रामलीला एज ए थिएट्रिकल जिनको इंटरेस्ट होता है वो उनको काफ़ी ज़्यादा पता होगा। रामलीला जो है ये तुलसीदास ने स्टार्ट किया था। वो स्टार्ट कब हुआ था? मुग़ल पीरियड में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? काशी में स्टार्ट हुआ था। इसकी जो थीम है वो रामायण है। उसके बाद आता है रासलीला। जो रासलीला है ये श्री कृष्ण ने स्टार्ट किया था। इसकी जो थीम है वो श्री कृष्ण की थीम पे बेस्ड होती है। और ये स्टार्ट श्री कृष्ण की थीम से इंस्पायर होके हुआ है। और ये जो ड्रामा है इसमें बोथ आप देखेंगे, अगर आप इसमें डांस भी होता है और इसमें प्ले भी होता है। अब अगर आप एक चीज़ पे ध्यान देंगे तो वो चीज़ क्या है कि जो रासलीला है आपकी, ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। जैसे एक होती है ब्रज, और दूसरी जो है वो इसी का टाइप है, दूसरा है मणिपुरी। मणिपुरी। सो जो ब्रज है ये मथुरा में होती है, और जो आपकी मणिपुरी है सेम ड्रामा विद सेम थीम ये आपके मणिपुर वाले साइड में होती है। इसके बाद जो अगला आता है वो है स्वंग।
स्वंग, स्वंग जो है बहुत ज़्यादा जो पीएससीज है, स्पेशली आपकी पंजाब और हरियाणा की जो पीएससीज है, उनने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ये जो होता है ये भी दो टाइप का होती है। दिस इज़ अ डायलेक्ट। स्वंग जो है एक डायलेक्ट है। डायलेक्ट कैसे, ये डायलेक्ट बेस्ड होता है। इसका कैसे डायलेक्ट बेस्ड, क्योंकि दो टाइप का होता है, एक होता है रोहतक और दूसरा होता है हाथरस। सो ये इसके लैंग्वेज के दो टाइप्स हैं, डायलेक्ट पे दो टाइप्स है, रोहतक और हाथरस। रोहतक जो है ये हरियाणवी में होता है और जो हाथरस होता है वो ब्रज भाषा में होता है। और थर्ड जो पार्ट है ये सबसे एक फेमस टाइप है जिसे हम कहते भी हैं, जो भी प्रोवर्ब्स भी है इसमें, जो कि है नौटंकी। नौटंकी जो है ये नॉर्दर्न इंडिया में ही होता है। सो आगे हम चलते हैं अभी। अब अगर आप हिंदू की आपने हेडलाइंस देखी होगी तो ये इस बार की हिंदू की हेडलाइंस थी कि कृष्णा एंड कंस कम अलाइव फॉर 11 days एवरी ईयर इन दिस ओडिशा विलेज। और ये कब से कब तक होता है? 31 दिसंबर टू 10 जनवरी एवरी ईयर। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये प्ले होता है इसका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है कि श्री कृष्ण ने जो कंस के ऊपर विक्ट्री पाई थी। जैसे आपको पता है एक पुरानी कथा है, श्री कृष्ण और कंस जो कि उनके अंकल थे। सो उनके बीच के ऊपर जो विक्ट्री हुई श्री कृष्ण की कंस के ऊपर, तो वो इसकी मेन जो है वो थीम है। अब इसका स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट इसका ये होता है कि कंस एक एंग्री प्रिंस होते हैं जो एम्परर उग्रसेना को ओवरथ्रो करना चाहते हैं, डिथ्रोन करना चाहते हैं उनके पार्ट से। अब इसमें एक खास बात ये भी है कि जो एक्टर कंस प्ले करता है वो एक्टर साथ में साथ ऑडियंस के साथ भी इंटरेक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे डांसेस भी हैं जो आप क्लासिकल जब हम डांसेस उठाएंगे वहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ पर जो आपकी डांस करते हुए जो नृत्यिका है या नृत्यक है वो ऑडियंस के साथ जो है इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो कंस होता है, स्पेशली जो कंस होता है, वो ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करता है। और फ्यू ईयर्स बैक अगर आप कुछ साल पहले देखेंगे तो वो जब इंटरेक्ट करता होता है तो वो पनिश भी कर सकता है। अगर उन्होंने कोई गलती की है, कुछ किया हुआ है, तो उनको वो पनिश भी कर सकता है। तो बीजू पटनायक जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको जो है कंस ने, जो उस टाइम पे कंस ने दंड किया हुआ था, उसने पनिश किया हुआ था। अगली चीज़ में चलते हैं जो उस टाइम पे न्यूज़ में है, वो है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, मनी। सो मनी जो है ये ऐप है। अब मनी ऐप किसके लिए बनाई गई है? ब्लाइंड पीपल के लिए बनाई गई है। किसने बनाई है? आरबीआई ने बनाई है। सो इट्स द ऐप फॉर विजुअली चैलेंज्ड पीपल। अब इसका हेल्प, इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है? टू आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स। अगर ब्लाइंड लोग जो हैं वो अपनी जो उनके पास करेंसी उसकी डिनोमिनेशन नहीं जान पाते कि ये 100 का नोट है, ये 200 का है, 500 है, 2000 है, तो वो इस ऐप को यूज़ करके ये बता सकता है। इसमें डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स जो होते हैं उसके थ्रू उनको बताया जाता है कि ये नोट कौन सी राशि का है, कौन सी डिनोमिनेशन का है। आपको पता है नोट्स जो हमारे इंडिया में वो दो टाइप के हैं। एक है महात्मा गांधी सीरीज़ जो कि ओल्ड सीरीज़ थी, फिर डिमोनेटाइजेशन के बाद महात्मा गांधी न्यू सीरीज़ आई हुई है। तो ये दोनों टाइप के जो नोट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। और उसके बाद जो है या हिंदी में या इंग्लिश में ये आपको इससे वॉइस आएगी जो बताएगी ये डिनोमिनेशन जो है आपके हाथ में ये कौन सी है। सो जस्ट आपको ऐप पे जो है नोट को स्कैन करना है। इसमें एक और फीचर भी है कि ये नॉन सोनिक मोड से, जो जिसे वाइब्रेशंस कहते हैं, तो वो उससे भी बता सकती है कि ये नोट कौन सा है, ये डिनोमिनेशन कौन सी है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये आरबीआई ने डेवलप की है जैसा मैंने बताया, और ये इंटरनेट या ऑफलाइन मोड दोनों पे काम करती है। सो इस नेसेसरी नहीं है, जैसे व्हाट्सएप के लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है, तो नेसेसरी नहीं है कि ये इंटरनेट है या नहीं है। लेकिन एक इसका जो ड्रॉबैक है वो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जेन्युइन या काउंटरफिट, नोट असली या नकली, वो नहीं बता सकता है। सो ये इसकी एक ड्रॉबैक है। अब हम चलते हैं थोड़ा साइंस एंड टेक की ओर। सो साइंस एंड टेक में जिस बार हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है थोटुकुडी लॉन्च पोर्ट। सो इंडिया का, जैसे आपको पता है, इंडिया के पास जो लॉन्च पोर्ट थे फॉर द सैटेलाइट्स, सो सबसे, अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्च पोर्ट के लिए,
तो बेसिकली लॉन्च पोर्ट के पास कंडीशन क्या होती है कि आप कौन कौन सा पोर्ट सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली उसके लिए जो होती है 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, वो नियरर टू द सी होना चाहिए कि इन केस अगर आपका एक्सीडेंटली जो सैटेलाइट आपने लॉन्च किया हुआ है वो किसी तरीके से फेल हो गया तो वो वापस आके आपके सी में ही गिरेगी। दूसरा, नियरर टू द इक्वेटर। अब जो आप इसको ज्योग्राफी के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं कि वो नियरर टू द इक्वेटर क्यों होता है। जितने भी आप लॉन्च पैड्स देखेंगे मैक्सिमम वो जो है इक्वेटर के पास होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कॉर्लियस जो फोर्स होती है उसकी तरफ से भी सैटेलाइट को पुश मिलता है और वो एस्केप वेलोसिटी के थ्रू जो है अपने ऑर्बिट में पहुंच सकती है। सो इसलिए आप देखेंगे कि यूएस और जो बाकी कनाडा या रशिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो इक्वेटर के पास वाले देशों, अफ्रीकन कंट्री जो कि पोर अफ्रीकन कंट्री, वहाँ आके इक्वेटर के पास आके वो जो है सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। तो मेन यही फंडा है कि कॉर्लियस इफेक्ट से जो है उनको एक अर्थ के जो मूवमेंट उसके कॉर्लियस इफेक्ट से उनको जो है पुश मिलता है और उस पुश से जो है सैटेलाइट्स जो है वो ईज़िली अपने ऑर्बिट में पहुंच सकती हैं। उसके बाद होता है लॉजिस्टिकल ईज़। लॉजिस्टिकल ईज़ मतलब कि आपके पास वो एक्सेसरीज होनी चाहिए जहां आपका सैटेलाइट बन रहा है, जहां आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बन रहा है, उसको आप वहाँ तक कैरी कर सके जो पॉइंट है आपका वो वहाँ तक। पहले अगर आपको याद होगा तो आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा जो है उसे यूज़ करता था, वो भी ये तीनों जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करता था। लेकिन अब स्पेशली SSLVs के लिए इंडिया जो है इस पोर्ट को, लॉन्चिंग पोर्ट को यूज़ करेगा। कि हर मंथ बहुत सारी रिपोर्ट्स जो होता है एजेंसीज रिलीज़ करती हैं। सो अभी हम उनमें से 2 रिपोर्ट्स जो हैं इस पार्ट में देखेंगे। सो सबसे पहली जो रिपोर्ट है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020। और इसे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है रिपोर्ट्स का वो ये होता है उसे रिलीज़ कौन करता है, कब रिलीज़ होती है, तो उसका इंटरवल क्या है रिलीज़ होने को, और मैं बताती क्या है। सो स्वच्छ सर्वेक्षण जो लीग है इसे रिलीज़ करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये क्वार्टरली रिलीज़ होती है। सो ये बताती क्या है, ये बताती कि क्लीननेस कितनी इम्प्रूव हुई है किस सिटी में और किस में जो उसमें कमी आई है। सो इस बार जो इसमें जो है भोपाल को जो है नंबर 1 पे रखा गया था। दूसरी जो रिपोर्ट है वो है टबैको यूज़ प्रिविलेंस रिपोर्ट। अब इसे रिलीज़ कौन करता है? इसे WHO रिलीज़ करता है। अब इस साल की जो 2020 जो रिपोर्ट आई इसमें इससे कहा गया कि यहाँ पर पावरफुल शिफ्ट हुआ है टबैको कंजप्शन में वर्ल्ड में। वो कैसे हुआ अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ पे भी ध्यान रखिए कि इस बार जो है ग्रोथ हुई है इन द स्मोकिंग, टबैको स्मोकिंग कैपेसिटी में। लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पर थोड़ी सिल्वर लाइनिंग भी है, वो हम अभी देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसका रिपोर्ट में जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो आपको बता दूं कि रूरल जो परसेंटेज है वो अर्बन से बहुत ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू सिगरेट स्मोकिंग। अर्बन में वो कम हुई है। दूसरी बात, मेल्स में बहुत ज़्यादा है और फीमेल्स में अब कम हुई है। भले ही अगर मेल्स में बढ़ी है तो फीमेल्स में वो कम हुई है। अगर आप देखेंगे फीमेल्स में नंबर जो हैं वो श्रिंक हुए हैं और मेल्स में जो है वो इंक्रीज़ हुए अराउंड 40 मिलियन। सो ये 2 चीज़ें जो इसकी जो है मेन जो 2 बातें इन रिपोर्ट से वो याद रखने लायक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड गिव मी वैल्यूएबल कमेंट्स, क्वेरीज जो भी आपके होंगे कमेंट्स में आप लिखें, मैं ज़रूर उन्हें आंसर करूँगा। और अगर इस वीडियो को मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ वो भी बताइए कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।